नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घुटनों के दर्द के विषय में बताऊंगी कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, उसमें क्यों जकड़न होती है और कार्टिलेज क्यों घिस जाती है, उसको हम पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं। और घुटनों की सिकाई के लिए हम ठंडा पानी यूज़ करें या बर्फ़ की सिकाई करें, इसके विषय में भी जानकारी ज़रूर दूँगी। इन सभी समस्याओं के विषय में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लें कि घुटनों में इस तरह की दिक्कतें आती क्यों हैं। तो घुटनों में जो इस तरह की समस्याएं आती हैं उसके अक्सर 3 कारण होते हैं और 3 कारणों में सबसे पहला कारण ये होता है कि या तो घुटने में कभी किसी तरह की चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए, या फिर जो लोग एथलीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस लगाते हैं, तो उनको भी कभी कभी इस तरह की समस्याएँ आती हैं। और जो तीसरी समस्या है वो सबसे अहम है, वो समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आजकल अधिकतर लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। किसी के घुटनों में ना तो चोट लगी है और ना ही वो रेसर है और फिर भी दिक्कत आ रही है, तो इसका कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही सूजन आने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है। तो पहले हम इसके लक्षण जानेंगे, और लक्षण जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जानेंगे हम इसके लक्षणों के विषय में। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत होती है तो घुटनों में दर्द होने लगता है, घुटनों में सूजन आने लगती है, गैप बढ़ जाता है, कभी गैप घट जाता है और कार्टिलेज घिसने लग जाती है। इस तरह की सभी समस्याएं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आती हैं। पहले तो अधिकतर ये सभी समस्याएं जब 50 से 60 साल की उम्र होती थी उस वक्त दिखाई देना शुरू होती थी, लेकिन आजकल ये 30 से 40 की उम्र में ही दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि या यूँ कहिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वही इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, रहन सहन, सोना जागना, सब कुछ, ये जो इस प्रॉब्लम है ये सब हमारी घुटनों की समस्याओं के लिए दिक्कत पैदा करती है। तो बहुत छोटी ही उम्र में ही लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। आज मैं इसी के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। जो घुटने की हड्डियाँ आपस में मिलकर जॉइंट बनाती हैं, जब वो आपस में रगड़ने लगती हैं, घिसने लगती हैं, तो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है और इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना प्रॉब्लम उनको बताते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है, सूजन है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो डॉक्टर हमें आम भाषा में समझा देते हैं कि घुटनों में ग्रीस कम हो गया है और चिकनाई कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है। एक्चुअली वो कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है। तो हमारे घुटनों के जो जोड़ हैं उनके बीच में एक कुशननुमा गद्दी होती है, और जो वो कुशननुमा गद्दी जब घिसने लगती है, पतली होने लग जाती है, तो इस तरह की दिक्कत आती है कि घुटनों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिसकी वजह से हमें इन सभी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको घुटने के दर्द के 3 कारण बताए थे, और उन 3 कारणों में जो सबसे तीसरा कारण है जिसकी वजह से घुटनों में समस्याएं आती हैं, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो जो लाइफस्टाइल है वो आजकल का बहुत ज़्यादा बदल गया है। जो हम डाइट खाते हैं वो अक्सर बैलेंस डाइट नहीं होती। कई बार तो कुछ लोग बैलेंस डाइट भी खाते हैं और उनके घुटनों में भी परेशानी होती है। तो उसका कारण है समय का डिस्टर्ब होना, कि जब हम समय पर कोई काम नहीं करते तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। हर काम को समय पे करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमें एक समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम 12 बजे खाना खाते हैं तो हमें 12 बजे रोज़ाना अपना खाने का टाइम एक नियत रखना चाहिए, निश्चित रखना चाहिए, और 12 नहीं तो 12:15 बजे हमें अपना खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो तुरंत घंटी बजा देती है कि भूख लगने लगी है, और हमें भूख महसूस भी होती है और उसी समय फिर हमें ऐसा लगता है कुछ खाने के लिए मिल जाए। और अगर काम में व्यस्त हैं और हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं तो वो खाने का टाइम निकल जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो खाने को पचाने के लिए निकल करके आता है, वो हमारे जो पेट की स्किन है उसको ही वो खाने लगता है, और फिर धीरे धीरे हमें एसिडिटी रहने लगती है। उस समय खाना खाना बहुत ज़रूरी है, टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फिर हमारे सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, जागने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। तो जब हमारा खाने का टाइम फिक्स होगा, सोने का टाइम फिक्स होगा, जागने का टाइम फिक्स होगा, तो जो ये समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही हैं, ये समस्याएं हमें फेस
नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम समय पे खाना खाएंगे, समय पे सोएंगे, समय पे जागेंगे, तो ना तो हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस होंगे और ना ही इस तरह की कोई पेट की समस्या आएगी। और दूसरा कारण है जंक फूड का अधिक इस्तेमाल। तो आजकल अधिकतर लोग जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं और बच्चे लोग तो जंक फूड को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेकर के खाते हैं, लेकिन उस जंक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं होती और उसकी वजह से ही ये समस्याएं आती हैं। जब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ एक वो पेट भरता है और टेस्ट आपका पूरा हो जाता है, स्वाद आ जाता है, लेकिन जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए छोटी उम्र में ही दिक्कतें आ रही हैं। और आजकल छोटी उम्र में ही बच्चे अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगे हैं और चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी रूप में चाय कॉफ़ी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ आजकल हो रहा है, जो हमारे घुटनों के लिए या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और घुटनों के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठकर काम करते रहना, बीच बीच में बिल्कुल ना उठना। तो जब हम एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आने लग जाती है। जो खाया पिया हमारा भोजन है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और उसके बाद ये सभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो घुटनों की समस्याओं से बचने के लिए जितने भी कारण अभी मैंने आपको बताए हैं, तो पहले तो इन कारणों को दूर करना होगा। जब ये कारण दूर होने लग जाएंगे तो धीरे धीरे शरीर में चेंजेज भी आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत ही आसान सा उपचार बताऊंगी, जो घुटनों के दर्द के साथ साथ हमारे पिंडलियों के दर्द को भी ठीक करेगा, वेरिकोज वेन्स हो गए हैं तो उनको भी ठीक करेगा, एंकल पेन को भी ठीक करेगा और जो उंगलियों तक पेन जाता है उस सबको भी वो ठीक करेगा, पंजों के दर्द को भी ठीक करेगा। और ये इलाज एकदम फ्री का इलाज है, इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होता और उसके अलावा ना तो टाइम खर्च होता है और ना ही पैसा खर्च होता है और रिजल्ट 100% मिलते हैं। तो जिस दिन आप इसको शुरू करेंगे 50% आपका दर्द तो उसी समय चला जाएगा और इसके अलावा जो कार्टिलेज घिस जाती है वो कार्टिलेज पुनर्जीवित होने लग जाएगी, धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगेगी और कार्टिलेज को पुनः पुनर्जीवित होने में करीब 9 महीने का समय लगता है और धीरे धीरे लेकिन वो पुनर्जीवित हो जाती है। ऐसा नहीं होता, अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि कार्टिलेज पुनर्जीवित नहीं होती, लेकिन ये सब गलत है। धीरे धीरे जब हम घुटनों का इलाज करना शुरू कर देते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप वो करना शुरू कर देंगे आप खुद ही महसूस करेंगे कि कितना बढ़िया इलाज है। ये घुटनों में मजबूती भी लाता है और घुटनों के दर्द को भी समाप्त करता है। तो अब देखते हैं इस ट्रीटमेंट को हम कैसे करेंगे। ये केवल 2 मिनट की चिकित्सा है। तो जो नल में फ्रेश पानी आता है, जो बोरिंग वाला पानी आता है, उतनी ही ठंडक हमें इस चिकित्सा को करने के लिए चाहिए। और अगर आपके घर में बोरिंग वाला पानी नहीं है तो बाल्टी में भी पानी लेकर के इस चिकित्सा को किया जा सकता है। तो मैं ये दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि नल से इस चिकित्सा को कैसे करते हैं। तो एक पटरी लेंगे और पटरी को नल के नीचे सेट कर लेंगे और पानी को खोल देंगे और जिससे घुटनों के ऊपर 1 मिनट तक हम लगातार पानी डालेंगे और ये पानी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डलना चाहिए ताकि आपको इसकी चोट पहुँचे। जब इसका 1 मिनट पूरा हो जाए तो दूसरा घुटना पटरी के ऊपर करेंगे और जब इसको करते हुए भी 1 मिनट पूरा हो जाए तो नल बंद कर दें और अपने कपड़ों को पहनकर तेज़ रफ्तार से पार्क में टहलने के लिए चले जाएंगे। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमारी टांगों में, घुटनों में ठंडक आ गई है, वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बाल्टी में पानी लेंगे और पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए जैसे घड़े का ठंडा पानी होता है। इसके लिए फ्रिज की बोतल से ठंडा पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और घड़े जैसा टेम्परेचर बना लेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों पर 2 मिनट तक लगातार हम पानी को डालते रहेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करें और पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमारी टांगों में, घुटनों में ठंडक आ गई है, वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। जो व्यक्ति बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, उनको ठंडे पानी में तौलिया भिगो के
घुटने से लेकर पैर के पंजों तक 1-1 मिनट तक दोनों पैरों पर ठंडे तौलिए से पोंछ दें और फिर कंबल उड़ा करके लेटा दें। जब तक स्वाभाविक गर्मी वापस ना आए तब तक कंबल ओढ़कर लेटे रहें। तो अभी आपने देखा कि हमने घुटनों के ऊपर 2 मिनट के लिए पानी डाला है, ताज़ा पानी डाला है। तो घुटनों के ऊपर जब हम ताज़ा पानी डालते हैं तो हमारी सभी समस्याएं घुटने से लेकर नीचे एड़ी तक, पंजों तक सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मैंने और भी पहले वीडियो में भी बताया है ये वाला ट्रीटमेंट जो मैं आपको आज बता रही हूँ। लेकिन कुछ लोग इस पर कमेंट करते हैं कि मैडम हम इस पर आइस पैक लगा लें, तो क्या आइस पैक काम नहीं करेगा? तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आइस पैक और पानी डालने में, घुटनों के ऊपर पानी डालने में क्या अंतर है। तो जब हम घुटनों के ऊपर आइस पैक लगाते हैं तो निस्संदेह वो घुटनों के जो सूजन है उसको कम करता है। लेकिन वो जो आइस पैक है वो केवल घुटनों पे ही काम करता है, जो घुटने वाला एरिया है उसी पर ही काम करता है। और लेकिन जो हम पानी का यूज़ करते हैं, जो घुटनों से 6 इंच ऊपर से हम पानी डालते हैं, तो वो हमारे पूरे पैर के लिए काम करता है। जो हमारी घुटने से जुड़ी मसल है, जो हम 6 इंच ऊपर से पानी इसीलिए डालते हैं, तो जो घुटने से जुड़ी मसल है वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और घुटने में जो दर्द है, सूजन है, जो कार्टिलेज घिस गई है उसको भी ठीक करता है। पिंडलियों के दर्द हैं उन्हें भी ठीक करता है। इसके अलावा जो वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, नसें फूल जाती हैं, जिनमें जो ब्लड का फ्लो है वो वापस नहीं जाता, ये उसको भी ठीक करता है। उसके अलावा अगर आपके एंकल में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द रहता है या उंगलियां सुन रहती हैं, तो ये सब उनको भी ठीक करता है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आइस पैक लगाने का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा या घुटने के ऊपर पानी डालने का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि घुटनों पर ताज़ा पानी डालने से घुटने की, पिंडलियों की और जो एड़ी की या पंजों की जो प्रॉब्लम है वो कैसे समाप्त हो जाएगी। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप जब नहाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। पूरे शरीर पर जब ठंडा पानी डलता है गर्मियों के दिनों में या वैसे भी, तो कितनी ताजगी आ जाती है और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम केवल उस जगह को फोकस करते हैं जो जगह हमारी डिस्टर्ब है या उसमें परेशानी है या दर्द है, सूजन है, उस जगह पे अगर हम फोकस करते हैं तो वो 100% काम करती है, उसमें 100% ताजगी आती है। यानी जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, और जब हम पानी डालने के बाद घूमने चले जाते हैं, तेज़ी से वॉक करते हैं, और अगर वॉक ना कर पाएँ तो कोई भी ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट जाएं, कोई मोटी चादर ओढ़ करके लेट जाएं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स वापस से खुलने लग जाती हैं, उनमें गर्माहट आने लग जाती है, तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और ये एक 100% साइंटिफिक तरीका है, 100% कारगर है। तो आप इसको ज़रूर आजमा कर देखें और आपको पहले दिन ही फ़ायदा मिलेगा। और जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो जब हमारी जो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारी अंदर की छोटी छोटी कैपिलरीज में चला जाता है, और ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने की वजह से और फिर वापस जब वो खुलती हैं तो उसमें एक नया ब्लड आ जाता है। तो उस जगह पर जो गंदगी होती है वो गंदगी हट जाती है। आपने कभी देखा होगा कि वो जोक लगाते हैं, तो सिंगी लगाते हैं, तो उसको लगाने का पर्पज़ भी यही होता है कि वहाँ जो आसपास गंदगी है वो जो जोक है वो उसको खींच ले, तो वो उसको चूस लेती है, और जब वो उसको चूस लेती है तो वहाँ पर एक नया ब्लड आ जाता है और वहाँ पर पेन होना कम हो जाता है। तो जो पेन पहले था वो कम हो जाता है, क्योंकि गंदा ब्लड वहाँ से उस सिंगी ने या उस जोक ने चूस लिया। इसी तरह से जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने की वजह से वहाँ की जो गंदा ब्लड है, वहाँ पर जो गंदा ब्लड है या जो टॉक्सिन जमा है वो अंदर के अंगों में चले जाते हैं, और उसमें एक नया ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारा दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये ठंडा पानी काम करता है। तो है ना ये साइंटिफिक तरीका और 100% कारगर है। इसको और एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें पानी के बहाव को रोकना है तो हम वहाँ पर एक बांध लगा देते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रोक लगा देते हैं कि पानी रुक जाता है, और जैसे ही हम वो बांध हटाते हैं, रोक हटाते हैं, तो पानी प्रेशर से जाता है, तेज़ी से जाता है, और अपने साथ में जितनी भी गंदगी होती है उसको भी बहा के ले जाता है। इसी तरह से
जो हम ठंडा पानी अपने घुटनों पर डालते हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, और जब उनमें गर्माहट आती है तो जितनी भी गंदगी होती है वो सब उसको वहाँ से बहा के दूसरे अंगों में ले जाती है, और वो मोशन के जरिए, टॉयलेट के जरिए, लैट्रिन के जरिए बाहर निकल जाता है। तो आज जो मैंने आपको ये घुटने का इलाज बताया है, बिल्कुल फ्री का इलाज है, आप इसको ज़रूर करके देखें। और कई बार कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बकवास कहने से पहले उसको एक बार आजमा कर तो देखें। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, ये कहीं भी किसी भी तरह से कोई बकवास नहीं है, और ये 100% कारगर है। तो इसको हम सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जब शाम का मौसम हो जाए, सूरज ढल जाए, तो तब नहीं करना है। सूरज ढलने से 1 घंटा पहले आप घुटनों पर पानी डाल सकते हैं, और फिर 20 से 30 मिनट वॉक करें। और जब आप तेज़ी से वॉक करते हैं तो घुटनों में ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, और पहले ही दिन घुटनों में आपकी उम्मीद से ज़्यादा आराम मिलने लगता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे रोज़ाना बिल्कुल ताज़ा खाना खाना है, गर्म खाना खाना है, फ्रिज का रखा ठंडा खाना नहीं खाना है, और जो चीज़ें गैस बनाती हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। जो एसिडिक चीज़ें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, अल्कोहल जैसी चीज़ों को हमें दूर रखना है। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ती है तभी ये समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अलावा हमें रोज़ाना 1 छोटी कटोरी अनार खाना है, और अनार का रस चूसना है, और उसका जो लकड़ी जैसा पदार्थ है उसको हमें थूक देना है। और रोज़ाना 1 या 2 अखरोट अपनी क्षमता के अनुसार खाने हैं, और अगर आप अखरोट नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अलसी भी खा सकते हैं। तो अलसी को रोस्ट करके रख लें, और रोज़ाना 1 चम्मच चबा चबा कर खाएं। इससे भी पूरे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि जो अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो भी आप खा सकते हैं वो खाएं। और इसके अलावा आपको पेट भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर पेट साफ़ नहीं होता, अगर हम ऐसा भोजन करते हैं कि गैस बनाता है, पेट साफ़ नहीं होता, तो उससे भी समस्याएं आती हैं। तो उसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पेट को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। तो हमें पेट को भी साफ़ रखना ज़रूरी है, और पेट को साफ़ रखने के लिए आप रोज़ाना त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण को खाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो वैसे तो मार्केट में त्रिफला चूर्ण मिलता है, लेकिन उसमें तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में होती हैं, तो आप जो है उसको मत खाएं। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में नहीं खाना है, हमें तीनों की मात्राओं को चेंज करना है। तो जैसे आप अगर हरड़, बहेड़ा, आंवला इसका चूर्ण बाज़ार से लाते हैं, तो आप इसको 50 ग्राम हरड़ खरीदें, 100 ग्राम बहेड़ा खरीदें, और 200 ग्राम आंवला लें। मतलब हमें इसका रेशो ये रखना है 50, 100 और 200। आप इसको कम भी बना सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, 25, 50 और 100 भी ले सकते हैं, जितना भी आप इसको बनाना चाहें, लेकिन रेशो आप यही रखें। अब इस जो पाउडर को आप बाज़ार से खरीद के लाए हैं, इस पाउडर को सबको मिक्स कर लें, और एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी डालें, और उसमें ये पाउडर डाल दें, और हल्का सा गरम करें, उसको थोड़ा सा गरम कर लें, हल्का सा रोस्ट कर लें। और हमें घी इतना डालना है कि वो पाउडर के बाहर ना निकले। जैसे हम सूजी भूनते हैं हलवे के लिए, इस तरह से हमें उसको हल्के हल्के से भूनना है। जब थोड़ा सा भुन जाए तो तब उसको निकालें और गैस बंद करें, और फिर उसको मिक्सी जार में डाल करके एक बार मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और फिर उसको ठंडा होने पर किसी कंटेनर में भर के रख लें। और रोज़ाना रात को 3 से 5 ग्राम अपनी क्षमता के अनुसार 1 गिलास गर्म पानी से या 1-1.5 कप गर्म दूध से आप उसे खा लें। करीब 150 ग्राम दूध होना चाहिए, आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा। तो आप उसको रोज़ाना खाएं। ऐसा करने से कब्ज बहुत जल्दी टूटने लगता है, और ये कब्ज के लिए एकदम रामबाण उपाय है, और ये आपको नुकसान भी नहीं करता जब आप इसको घी के साथ भून लेते हैं। अब अगर आप इसको साबुत खरीद कर बाज़ार से लाते हैं, तो रेशो तो आपको यही रखना है, लेकिन जो बहेड़ा है उसका रेशो रखने के लिए उसको गुठली से निकाल करके तोलना है, गुठली के साथ नहीं तोलना है, क्योंकि अगर आपने गुठली के साथ तोला तो वो फिर कम हो जाएगा। तो जो बहेड़ा है
वो गुठली निकाल करके तोलें और रेशो हमें यही रखना है। और कढ़ाई में घी डालकर उसको भून लें थोड़ी देर और उसके बाद मिक्सी जार में पीस कर उसका पाउडर बना करके किसी कंटेनर में रख लें और रोज़ाना रात को दूध से और पानी से जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके साथ खाएं। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका पेट रोज़ाना साफ़ होने लगेगा और घुटनों में दर्द की समस्या में और सूजन में आराम मिलने लगेगा। और सबसे अच्छा तो ये है कि आपको चूर्ण खाना ही ना पड़े। पेट साफ़ करने के लिए आप बिल्कुल नेचुरल तरीका अपनाएं। रोज़ाना या जब भी आपका पेट साफ़ ना हो तो वाटर एनिमा लें, नीम के पानी का एनिमा लें। और नीम के पानी का एनिमा लेने से आंतों की सफाई हो जाती है अच्छी तरह से और आपको चूर्ण भी खाना नहीं पड़ता। जो भी हम पाउडर खाते हैं कहीं ना कहीं तो उसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता ही है, लेकिन एनिमा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये 100% नेचुरल है। जब आप रोज़ाना 15 दिन तक घुटनों के ऊपर ताज़ा पानी डालेंगे तो आप देखेंगे घुटने से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त होंगी। और घुटने के अलावा और भी जो समस्याएं मैंने आपको बताई थी पंजों तक, वो सभी समाप्त होंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको खांसी, जुखाम, अस्थमा रहता हो तो उसमें भी ये पूरा लाभ करता है। तो ये 2 मिनट का ट्रीटमेंट आपको घुटने की सभी परेशानियों से बचाएगा, ऑपरेशन से बचाएगा, घुटनों में मजबूती लाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।